दोस्तों नमस्कार। आज से हमारी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर शुरू होने जा रही है। तो आप सभी का साथ चाहिए और आप सभी का प्यार चाहिए। जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो एक बार जरूर से जरूर इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हर इंसान एक एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। चलिए आज हम इसका छोटा सा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके साथ ही हम हर रोज शाम को 7:15 बजे इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे। जिद्दी बिलियनियर के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली की वो शाम हड्डियों को कपा देने वाली थी। आसमान में धुंध की चादर लिपटी हुई थी। हवा इतनी बर्फीली थी कि चेहरे को चुभ हो रही थी। सुनसान सड़क पर मयूरी मेहता के जूतों की आहट सन्नाटे को चीर रही थी। मयूरी ने अपने सफेद जैकेट के कॉलर को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसके गोरे गाल ठंड की वजह से गुलाबी पड़ गए थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर उन पर फूंक मार रही थी। इतनी जानलेवा ठंड में भी उसके चेहरे की मुस्कान कम नहीं हो रही थी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी की पहली डेट थी। राहुल, जो बचपन से उसका सबसे अच्छा दोस्त और हमदर्द था, उसने कल ही पार्क में मिलकर अपने प्यार का इजहार किया था। मयूरी उससे मिलने के लिए द्वारका सेक्टर 11 की उस सड़क पर तेज कदमों से चल रही थी। तभी अचानक एक मोड़ पर उसकी टक्कर एक लंबे कद के आदमी से हुई। वो आदमी लड़खड़ाया और मयूरी के पैरों के पास आ गिरा। तुरंत मयूरी घबरा गई। उसने देखा कि वो आदमी बड़ा सुंदर था। देखिए, नाक और तलवार जैसी भौहें। उसकी उम्र करीब 27 साल थी। उसने एक काला कोट पहना था, लेकिन उसका हाथ अपने पेट पर था, जहां से तेजी से खून बह रहा था। सर सर, आप ठीक तो है ना? मैं अभी मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मयूरी ने तुरंत नीचे झुककर घबरा कर पूछा। उस आदमी ने दर्द से कराहकर मयूरी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, नहीं, नहीं, एम्बुलेंस नहीं। कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। मयूरी के कान खड़े हो गए। तभी उसे कुछ कदमों से बाहरी आहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अरे वो यहीं गिरा था, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। मयूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस घायल आदमी को सहारा देकर सड़क के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे ले जाकर लेटा दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर सर, आप छिपे रहिए, मैं उन्हें दूसरी तरफ भेजती हूँ। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। अरे खतरा है, मत जाओ। लेकिन मयूरी तब तक फुर्ती से सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। तभी काले कपड़ों में 5-6 खूंखार लोग वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर बेरहमी साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने मयूरी को देखकर कड़क आवाज में पूछा, ए लड़की, क्या तूने यहाँ किसी जख्मी आदमी को देखा? मयूरी ने अपनी जैकेट की जेब में से हाथ डाला और चेहरे पर ऐसी मासूमियत लाई जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसने बड़े आत्मविश्वास से दाईं तरफ गली की तरफ इशारा करके कहा, हाँ हाँ, एक आदमी अभी अभी लंगड़ा कर उसकी तरफ भागा है। उन लोगों ने मयूरी पर शक हुआ। उसकी आंखों में कत्ल का इरादा चमक रहा था। वो सोचने लगे कि इस लड़की को भी रास्ते से हटा देना चाहिए, ताकि कोई गवाह न बचे। उनमें से एक आदमी ने चाकू निकालकर मयूरी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मयूरी के जेब की फोन की घंटी बज गई। उसने तुरंत फोन कोन से लगाया और जोर से बोली, हेलो राहुल, हाँ हाँ, मैं सेक्टर 11 की इसी सुनसान सड़क पर हूँ। क्या तुम पहुंच गए? बस बस 1 मिनट, ठीक है। मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बात पूरी करते ही मयूरी ने फोन रख दिया। उन गुंडों की तरफ देखे बिना शांत कदमों से चलकर पास के बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी बेफिक्री और शांत व्यवहार देखकर उन लोगों का शक दूर हो गया। उन्हें लगा कि एक साधारण लड़की जिसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की जल्दी है, वो झूठ नहीं बोलेगी। उसी वक्त दूर से एक कार की लाइट दिखी। राहुल सड़क के दूसरी तरफ आता हुआ आ रहा था। मयूरी ने हाथ हिलाकर मुस्कुराकर आवाज दी, राहुल, मैं यहाँ हूँ। राहुल के देखते ही उन हमलावरों ने अपना इरादा बदल दिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई नया चश्मदीद गवाह पैदा हो। वो तुरंत मुड़े और उसी दिशा में भाग गए जहां मयूरी ने झूठ मूठ का इशारा किया था। वहीं उधर सूट वाले आदमी ने मयूरी के अभिवादन पर थोड़ा हैरान होकर अपना सिर खुजाया, क्योंकि वो मयूरी को जानता तक नहीं था। मयूरी ने सतर्कता से सड़क के दोनों तरफ देखा और जब उसे यकीन हो गया कि काले कपड़ों वाला हमलावर काफी दूर निकल चुका है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने उन अनजान व्यक्ति की तरफ झुककर माफी मांगकर कहा, सर, यहाँ स्थिति गंभीर है। कुदरती आप यहाँ आ गए और मुझे
आपका सहारा मिल गया। मेरी मदद के लिए अनजाने ही सही, लेकिन हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो व्यक्ति मयूरी की सादगी और खूबसूरती से प्रभावित हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं", और चला गया। उसके जाते ही मयूरी फुर्ती से सड़क के पार वापस उन झाड़ियों में जा छिपी जहां घायल आदमी लेटा था। मयूरी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ मिनटों में वो मौत के इतने करीब थी। हजार भाग्य से उसने अपनी सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया था। उसने समय रहते अपनी जेब में रखे फोन का रिंगर बटन दबा दिया, जिससे फोन बजने लगा और ऐसा लगा जैसे उसे कोई कॉल कर रहा है। फिर उस अनजान सूट वाले आदमी का सही वक्त पर वहां आना और किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन हमलावरों की आंखों में क्रूरता को याद कर मयूरी ने 5-7 गहरी सांसें ली ताकि वो खुद को नॉर्मल कर सके। जब उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई तो उसने उस घायल व्यक्ति की स्थिति देखने के लिए सिर उठाया। जमीन पर खून का एक बड़ा धब्बा देखकर मयूरी का कलेजा मुंह तक आ गया था। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस पर करीब अजीब सा पीलापन छाया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सांसें थम सी गई हों। मयूरी रेंगते हुए उसके करीब आ पहुंची। उसने कांपते हाथों से उसे हिलाकर चीख कर कहा, सर, सर, सुनिए, क्या आप ठीक हैं? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी और उसने रुआंसी आवाज में फिर पूछा, क्या क्या आप मर गए हैं सर? प्लीज, आप ऐसे नहीं मर सकते, जागिए प्लीज। वो पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरता देख रही थी, इसलिए वो बुरी तरह से डर गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी कुछ देर पहले बातें कर रहा था, वो अचानक इतना एकदम से बेदम कैसे हो सकता है। वो लगातार उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश भी करने लगी। तभी उस आदमी के पतले होठ हिले और एक बेहद कमजोर लेकिन शांत आवाज आई, अरे मुझे हिलाना बंद करो, मैं अभी जिंदा हूं। ये सुनकर मयूरी ठिठक गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुंह फुलाकर शिकायत करके बोली, अगर आप जिंदा थे तो इतनी देर से बोले क्यों नहीं? आपने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। उस घायल आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बहादुरी दिखा रही थी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने चिढ़कर जवाब देकर कहा, मैं बहादुर हूँ"। ये कहते उसने जेब से अपना सफेद रुमाल निकाला और उसके खून बहते घाव पर जोर से दबा दिया ताकि उस आदमी की ब्लीडिंग रुक जाए। उस आदमी की आंखें आंधी बंद थी, लेकिन वो मयूरी के कोमल और सुंदर चेहरे को साफ दिख रहा था। उसकी पलकें, जिन पर अभी भी आंसुओं की बूंदें अटकी थी, किसी तितली की पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। उसने धीरे से पूछा, अच्छा, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो फिर यहाँ जमीन पर आकर ऐसे हाफ क्यों रही हो? मयूरी ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्योंकि मैं बहुत तेज भाग कर आई थी, मुझे डर था कि कहीं आपको कुछ हो न जाए"। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर आगे कहा, आप ऐसे ही खून बहने नहीं दे सकते। वो लोग कब तक आ चुके होंगे, इसलिए चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक कर कहा, जरूरत नहीं है, मेरे लोग यहीं आसपास हैं, वो मुझे ले जाएंगे। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत जोखिम उठाया है। उसकी बात खत्म होते ही एक काली रैंड रोवर सड़क के बीचों बीच आकर रुकी। कार से दो मजबूत कदकाठी के आदमी बाहर आए और झाड़ियों को हटाकर घायल आदमी के सामने सिर झुकाकर बोले, यंग मास्टर। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे उठाकर कार के तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। मयूरी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। वो समझ गई कि ये उसके अपने लोग हैं। तभी उस घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें पूरी खोलकर पीछे मुड़कर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मयूरी उस पल के लिए सुध-बुध खो बैठी। उसकी आंखें कितनी गहरी और रहस्यमयी थी। ऐसा लग रहा था मानो काली रातों के सितारे चमक रहे हों। मयूरी को अचानक होश आया कि वो उसे एकटक देख रही है। उसने खुद को संभाला और शर्मा कर बोली, मयूरी मेहता, जिसका मतलब है मोरनी। मयूरी की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। वो स्वभाव से बड़ा गंभीर और अंतर्मुखी लग रहा था। उसने एक आखिरी बार मयूरी को देखा और लैंड रोवर में बैठ गया। कुछ ही पलों में वो गाड़ी मयूरी की आंखों से ओझल हो गई। मयूरी तब तक वहीं खड़ी रही जब तक गाड़ी दिखनी बंद नहीं हो गई। उसने अपने हाथों पर लगे खून के धब्बों को देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। फिर उसे अचानक अपने रुमाल की याद आई। वो अजनबी रुमाल अपने साथ ले गया था। उस घायल अजनबी की गहरी और चमकदार आंखें मयूरी के जहन में बार बार आ रही थी।
जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके में अपना सिर हिलाया और उस अजनबी की छवि को दिमाग से निकाल फेंका। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और आह चिल्लाकर सड़क पर दौड़ने लगी। उसने बुदबुदाकर खुद से कहा, धत तेरी की, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरी पहली डेट थी। अब क्या होगा? राहुल प्लीज मेरे लिए रुकना। ऐसे ही टाइम बीत गया। 3 साल बाद मयूरी मेहता अपनी क्लास में बैठी थी। तभी उसके फोन के वाइब्रेशंस ने उसका ध्यान भटकाया। ये राहुल का फोन था। जैसे उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक ठंडी और कठोर आवाज आई। सुनो डार्लिंग, मैं इंपीरियल होटल के कमरा नंबर 216 में हूँ। मेरे लिए अभी नए कपड़े लेकर आओ तुरंत। भले ही राहुल का लहजा थोड़ा रूखा था, लेकिन मयूरी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। पिछले 3 सालों में यह पहली बार था जब राहुल ने उसे खुद फोन किया था। 3 साल पहले की वो शाम मयूरी की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई थी। उस घायल आदमी की मदद करने के चक्कर में वो अपने डेट पर 2 घंटे लेट पहुंची, और जब वो पार्क पहुंची, राहुल वहां नहीं था। बाद में पता चला कि इंतजार करते समय राहुल एक चट्टान से गिरकर घायल हो गया। किस्मत का खेल देखिए, मयूरी की हजार तेली बहन कविशा भी वहीं थी, और उसे बचाने के चक्कर में कविशा के सिर पर गहरा जख्म हो गया था। राहुल की नजर में कविशा उसकी जान बचाने वाली मसीहा बन गई, और मयूरी वो लापरवाही लड़की जो अपनी पहली डेट पर भी वक्त पर नहीं पहुंच सकी। यहीं से दूरियां उनकी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। राहुल और कविशा के बीच में यहाँ नजदीकियां बढ़ने लगी थी, जबकि टेक्निकली राहुल अभी भी मयूरी का मंगेतर था, क्योंकि दोनों परिवारों ने उनकी सगाई को मंजूरी दे दी थी। राहुल की बात सुनते ही मयूरी तुरंत अपने हॉस्टल की तरफ भागी और अपनी गर्मियों की छुट्टी की आधी कमाई खर्च कर खरीदा हुआ एक महंगा सूट और शर्ट निकाली। उसे लगा कि शायद आज राहुल सब कुछ ठीक कर देगा। इन 3 सालों में मयूरी की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके माता पिता का तलाक भी हो चुका था। मेहरा परिवार ने उसे और उसकी माँ को घर से बाहर भी निकाल दिया था। अब वो उस रईस परिवार की यंग मिस भी नहीं रही थी, बल्कि अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही एक नॉर्मल लड़की थी। मयूरी भारी सांसों के साथ इंपीरियल होटल पहुंची। कमरा नंबर 216 के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है, और जैसे ही उसने उसे धकेला, अंदर से आती आवाजों ने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया, दिल जैसे किसी गहरे गड्ढे में गिर गया हो। उसने धीरे से दरवाजा और खोला। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। कालीन पर कपड़े इधर उधर बिखरे थे। कमरे के बीचों बीच रखे सोफे पर दो लोग एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। मयूरी के लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक सीधा खंजर उतार दिया हो। वो यहाँ सुलह की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन राहुल ने उसे यहाँ पर जलील करने के लिए बुलाया था। उसे यह दिखाने के लिए कि उसका मंगेतर किसी और औरत के साथ सो रहा है। पिछले 3 सालों में राहुल ने उसके साथ हमेशा बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार किया। मयूरी अक्सर अखबारों में उसकी अय्याशी और मॉडल्स के साथ उसके किस्से पढ़ती थी, लेकिन वो हमेशा खुद को यह कहकर दिलासा देती कि यह सब झूठ है। उसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। लेकिन आज आज वो उसकी नफरत और बेइज्जती की इंतहा देख रही थी। वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख महसूस कर रही थी। सोफे पर बैठी उस लड़की ने मयूरी को देख लिया। उसने अपने लाल नाखून को राहुल की छाती पर फेर कर बड़ी बेशर्मी से कहा, मिस्टर राहुल, देखिए आपकी मंगेतर आ गई। वो लड़की मयूरी को चिढ़ाने के लिए उत्तेजक नजरों से देख रही थी। पूरे दिल्ली में मयूरी को नंबर 1 सोशलाइट कहा जाता था। उसकी खूबसूरती से जलने वाले हजारों लोग थे, जबकि मयूरी का परिवार बिखर चुका था। अब हर कोई उसे अपमानित करने का मौका ढूंढ रहा था। वो लड़की इस बात से बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि उसने मयूरी के मंगेतर को उससे छीन लिया। राहुल ने उस लड़की को गर्दन पर चूम कर बिना मयूरी की तरफ देखे बेरुखी से कहा, उसे छोड़ो, मूड खराब मत करो। वो सिर्फ मेरे कपड़े लेकर आई है। उसे अपना काम करने दो, हम अपना काम जारी रखते हैं। उस लड़की ने हंसकर कहा, आप भी ना मिस्टर राहुल बड़े बेरहम हैं। वो लड़की खिलखिलाकर राहुल के गले लग गई। वहीं ये सब सुनकर और देखकर मयूरी की मुट्ठियां भींच गई। उसके लिए अपमान का ये कड़वा घूंट पीना नामुमकिन था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा उस सोफे के पास पहुंच गई। उस लड़की को लगा कि मयूरी शायद रोएगी या चिल्लाएगी या उससे हाथापाई करेगी। वो एक तिरस्कार भरी नजर से मयूरी को देख रही थी, जैसे कह रही हो, देख लिया अपनी औकात। लेकिन मयूरी 2 कदम की दूरी पर रुक गई, और उसके चेहरे पर अब रोने की बजाय
एक तीखा व्यंग और नफरत भरी मुस्कान थी। मयूरी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी चुनौती थी। उसकी निगाहें सोफे पर लिपटे उन दोनों से कह रही थी, मैं तो पहले से ही ये सब देखने के लिए तैयार थी। अगर मुझे प्रभावित करना है तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उस मॉडल लड़की को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झट से राहुल को अपनी तरफ खींचा और नखरे दिखाकर बोली, मिस्टर राहुल, अपनी इस मंगेतर को देखिए, इसकी हिम्मत तो देखिए। मयूरी जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, राहुल एक पल के लिए रुक गया। वो अपनी जगह पर जमकर मयूरी के रिएक्शंस का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि मयूरी या तो रोते हुए कमरे से बाहर भाग जाएगी या फिर पागलों की तरह चीख चीख कर तमाशा करेगी, लेकिन वो पूरी तरह से शांत थी। उसकी इसी दृढ़ विल पावर ने साबित कर दिया कि क्यों उसे दिल्ली के नंबर 1 सोशलाइट कहा जाता है। पिछले 3 सालों में राहुल ने उसे हर मुमकिन तरीके से अपमानित किया था, लेकिन मयूरी ने कभी उसका अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। तभी राहुल की उत्तेजना अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने नफरत भरी मुस्कान के साथ पूछा, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? मयूरी ने शालीनता से अपने बालों की लट के कान के पीछे किया और शांत स्वर में बोली, क्योंकि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी और एक अच्छी दर्शक बनकर यहाँ रहूंगी। ये कहते हुए मयूरी के गुलाबी होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कहा, ओह, क्यों ना इस यादगार पल की एक तस्वीर खींच ली जाए। खन्ना एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ और ये मशहूर मॉडल, अगर ये तस्वीर बाहर गई तो तुम दोनों रातों रात सुर्खियों में आ जाओगे। ये कहकर उसने उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच ली। उसको ऐसा करते देखकर वो मॉडल जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की? ये तुम क्या कर रही हो? उसने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी इतनी बेबाकी से उसका करियर बर्बाद करने की धमकी देगी। तभी राहुल ने अचानक उस मॉडल पर चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ यहां से। उसकी आंखें मयूरी पर टिकी थी। वो जानता था कि अगर यह तस्वीर बाहर गई तो कंपनी के बोर्ड में उसके पिता के सामने उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। अपने करियर के सामने उसे वो मॉडल जरा भी कीमती जर नजर नहीं आई। राहुल की बात सुनकर वो मॉडल पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते वो मयूरी को नफरत भरी नजरों से देखना नहीं भूली। अब कमरे में सिर्फ मयूरी और राहुल थे। राहुल ने झपटा मारकर मयूरी के हाथ से फोन छीन लिया। उसे कैमरे की किचक आवाज सुनाई थी, इसलिए वो उस तस्वीर को तुरंत डिलीट करना चाहता था। लेकिन जब उसने फोन देखा तो वहां सिर्फ सोफे पर एक खाली कोने की तस्वीर थी, सिर्फ मैरून रंग का कपड़ा। कोई आपत्तिजनक फोटो नहीं थी। मयूरी ने सिर्फ नाटक किया था। ये देखकर राहुल स्तब्ध रह गया। उसने हैरानी और नाराजगी भरी नजरों से मयूरी की तरफ देखा। वहीं मयूरी की आंखों में एक अजीब सी ठंडक और उदासी थी। वो जितनी सुंदर लग रही थी, उतनी ही दूर और अलग थलग भी। उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया, कपड़ों का थैला सोफे पर रखकर कहा, जो कपड़े तुमने मंगवाए थे वो ये रहे, अलविदा। और ये कहकर वो बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसको ऐसे ज्यादा देखकर राहुल के सीने में दर्द हुआ, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सीने में दर्द हो क्यों रहा है। मयूरी की पीठ को जाता देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पिछले 3 सालों में वो ऐसी ही थी, न कोई जलन, न कोई शिकायत, न कोई आंसू। उसकी एक खामोशी राहुल से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मयूरी दरवाजे पर पहुंची, राहुल ने झपटे में उसकी कलाई पकड़ ली। उसने पूरी ताकत से मयूरी को दीवार से सटा दिया और अपना शरीर उसके ऊपर झुका दिया। उसने अपने अंगूठे से मयूरी के होठों को बेदर्दी से रगड़ा और एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, मयूरी मेहता, खुद को इतना पाक साफ मत समझो। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं? चलो आज मैं तुम्हारी ये शिकायत दूर कर देता हूँ। मयूरी उसकी गर्म और भारी सांसें महसूस कर पा रही थी। उसकी कमर दीवार से टकराने के कारण दर्द कर रही थी। उसे राहुल के शरीर से उस मॉडल के परफ्यूम की फ्रेगनेंस भी आ रही थी, जिससे उसे घिन महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जैसे राहुल उसे किस करने के लिए झुका, मयूरी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। राहुल का किस मयूरी की गर्दन पर पड़ा। उसकी त्वचा रेशम की तरह मुलायम और गर्म थी। राहुल का एहसास हुआ कि मयूरी से किसी इत्र की नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक मादक खुशबू आ रही थी। 3 साल से उसने मयूरी को कभी करीब से देखा तक नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो इतनी आकर्षक हो चुकी है। मयूरी की गर्दन की कोमलता राहुल के अंदर में एक अजीब आग लगा रही थी। उसका खून खोलने लगा।
राहुल ने अचानक मयूरी की कमर पकड़ी और उसे हवा में उठाया और सोफे की तरफ ले जाने लगा। मयूरी को अब खतरे का एहसास हुआ। उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने राहुल को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करके कहा, राहुल, राहुल, ये क्या बदतमीजी है, मुझे नीचे उतारो। वो अपने छोटे हाथों से उसके कंधे और पीठ पर वार कर रही थी, लेकिन राहुल पर उसका कोई असर नहीं था। मयूरी के तमाम विरोध के बावजूद राहुल ने उसे बेरहमी से सोफे पर पटक दिया। मयूरी के दिमाग में अभी भी उस मॉडल और राहुल का नजारा घूम रहा था। मयूरी ने चीख कर कहा, राहुल, मुझसे दूर हटो, अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन आगे से राहुल ने उसके दोनों कोमल हाथों को झटके से पकड़ लिया। अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को कसकर जकड़ लिया। उसने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, गंदे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए शब्द बोलकर कुछ भी कर सकती हो? तुम जो फिल्म अकादमी में शो बिजनेस के सपने देख रही हो, तुमने वहां पहुंचने के लिए न जाने कितने पुरुषों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। तुम तो खुशकिस्मत हो कि मैं अभी भी तुम्हें छूने को तैयार हूं। बस चुपचाप इसका आनंद लो। उसकी ये बात तो सुनकर तो मयूरी दंग ही रह गई। उसको ये सुनकर हैरानी हो रही थी कि वो कितने पुरुषों के साथ सो चुकी है। क्या राहुल उसके बारे में ऐसा सोचता है? मयूरी को लगा कि 3 साल पहले की उस छोटी सी गलती ने राहुल को ठेस तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन उनका बचपन का प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। उसने पिछले 3 सालों से राहुल की हर बदतमीजी और उसके हर अफेयर को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि उसे यकीन था कि वो राहुल का दिल फिर से जीत लेगी। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। तभी जैसे ही राहुल उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा, मयूरी ने पूरी ताकत से उसकी जीभ पर अपने दांत कड़ा दिए। कमरे में खून की नमकीन गंध फैल गई। राहुल दर्द से कराहा उठा और तुरंत पीछे हट गया। उसने अपना उदास और गुस्से भरी निगाहों से मयूरी को देखा। वो हैरान था कि मयूरी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की। तभी मयूरी सोफे से उठी और उसने अपने कांपते होठों से अपने होठ पोंछे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि स्वाभिमान था। उसने निडर होकर राहुल की आंखों में देखकर कहा, राहुल, मेरा अपमान तो तुम कर ही रहे थे, लेकिन कम से कम अपना तो अपमान मत करो। यह कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। होटल से बाहर निकलते ही शरद ऋतु की ठंडी हवा मयूरी के चेहरे से टकराई। उसका गला भर आया। जो आंसू उसने सालों से रोक लिए थे, वे आज बांध बनकर ताबड़तोड़ बह निकले। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका प्यार राहुल इतना नीच कैसे हो गया। उसकी यादों में राहुल हमेशा सफेद जर्सी और जींस पहनने वाला एक सभ्य लड़का था। वो उसे 4 साल बड़ा था। जब कॉलेज के दोस्त मयूरी को उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहकर चिल्लाते थे, तो राहुल शर्म से लाल हो जाता था। वो उसे हमेशा कोमल निगाहों से देखता था। लेकिन आज वो लड़का मर चुका था। उनके बीच का बचपन अब राख हो चुका था। मयूरी ने सड़क पर चलते हुए आंसू पोंछे, लेकिन तभी उसके बैग में पड़ा फोन बजने लगा। मयूरी ने फोन निकालकर कॉल अटेंड किया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मयूरी मेहरा, फिल्म क्रू को एक एक्स्ट्रा कलाकार की जरूरत है। एक सीन के 2,000 रुपए मिलेंगे, क्या आप आ सकती हैं? मयूरी ने एक लंबी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करके कहा, हाँ मैं आ रही हूँ, आप एड्रेस भेजिए। जिंदगी रुकती नहीं है। मयूरी जानती है कि उसे हारने का हक नहीं। उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और इलाज के लिए भारी खर्च की जरूरत थी। पढ़ाई की फीस का भी बोझ उसके कंधों पर है। उसे उन सबको गलत साबित करना था जिन्होंने उसे सताया था। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गई और यहाँ का एड्रेस अभी अभी उसके फोन पर आया था। तुरंत ही शूटिंग शुरू हुई। निर्देशक ने कहा, एक्शन। तभी फिल्म की मेन लीड हीरोइन मयूरी की तरफ बढ़ती हुई आई और चिल्लाई, बेशर्म औरत, मेरे पति को फंसाने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? और चटाक एक जोरदार थप्पड़ मयूरी के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मयूरी की आंखों में सचमुच के आंसू आ गए। उसने तुरंत खुद को किरदार में ढाला और सिसक कर कहा, मालकिन, मालकिन, ये गलत फहमी है। मैं और साहब निर्दोष हैं। तभी उसका डायलॉग खत्म होते ही निर्देशक ने खुश होकर कहा, कट, शानदार, एक ही बार में परफेक्ट शॉट, वाओ वाओ मयूरी। जैसे ही कैमरा बंद हुआ, मेन लीड हीरोइन ने अपने असिस्टेंट से जैकेट ली और मयूरी के लाल पड़े गाल को देखकर बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ओह मयूरी, मुझे माफ करना, मैं एक्टिंग में इतनी खो गई कि हाथ थोड़ा तेज चल गया। मयूरी ने अपने जलते हुए गाल को छुआ। वो उस हीरोइन की आंखों में छिपी जलन को साफ देख रही थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं। हीरोइन ने अहंकार से कहा, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार जब भी थप्पड़ खाने वाला कोई सीन होगा,
तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट के साथ हंसकर चली गई। मयूरी की दोस्त मधु पास आई। उसे 2,000 रुपए थमाकर गुस्से में बोली, मयूरी, उसने जानबूझकर तुम्हें इतना जोर का थप्पड़ मारा। वो बस अपना घमंड दिखा रही थी। तुम्हारी एक्टिंग उससे कहीं बेहतर है। बस किस्मत अभी साथ नहीं दे रही। तुम चिंता मत करो। मयूरी ने पैसे अपने बैग में रखे और मुस्कुराकर कहा, उसने मुझे जितनी जोर से थप्पड़ मारा, उसका अपना हाथ भी उतना ही दुखा होगा। अगर वो मुझसे नफरत करके अपना हाथ सुझा रही है, तो बदले में मुझे अच्छा शॉट और पैसे मिल रहे हैं, तो नुकसान किसका है? मुझे समझ नहीं आता कि वो समझदार है या बेवकूफ। मयूरी की पॉजिटिविटी देखकर मधु का दिल खुश हो गया। तभी उसके कुछ कलीग उन्हें उनके पास एक आलीशान बार में बुलाया। मधु ने मयूरी का हाथ पकड़ा और जोर देकर कहा, मयूरी, आज तो तुम्हें चलना होगा यार। नशा हजारों दुखों का हल करता है। चलो आज सब कुछ भूल कर थोड़ा सुकून ढूंढते हैं। बार के एक प्राइवेट कैबिन में बैठकर मयूरी ने मन हल्का करने के लिए वाइन के कुछ घूंट भर लिए। चूंकि वो ज्यादा पीने की आदी भी नहीं थी। कुछ देर में उसे चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ाकर उठी और वॉशरूम में जाने लगी। मधु उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मयूरी ने उसे मना कर दिया। जैसे वो केबिन के बाहर निकली, दरवाजे के पीछे से उसने अपने ही बारे में हो रही बातचीत सुनाई दी। किसी ने धीरे से बुदबुदा कर कहा, मधु, ये मयूरी 2,000 रुपए के लिए थप्पड़ खाने को क्यों तैयार है? वो तो मेहरा परिवार की इकलौती वारिस थी ना। इसका ये हाल कैसे हो गया? मधु ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, अरे यार पूछो मत, ये सब उसके पिता की वजह से हुआ। मयूरी की माँ की एक सहेली थी, कृतिका, जो एक मशहूर ओपेरा आर्टिस्ट है। मयूरी जिसे अपनी छोटी बहन कविशा मानती है, वो असल में उसके पिता और कृतिका की नाजायज औलाद निकली। 3 साल पहले मयूरी के पिता ने उसकी माँ को धोखा देकर तलाक दे दिया और मयूरी को घर से निकाल दिया था। उसकी बात सुनकर उस पहले वाले आदमी ने हैरान होकर कहा, क्या? कृतिका? वो तो इतनी सम्मानित कलाकार मानी जाती है। उन्होंने अपनी सहेली की पीठ में ही छुरा घोंप दिया। तभी मधु ने उसको धीरे से बोलने का इशारा करके कहा, "श्श, धीरे बोलो यार। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मुझे तो मयूरी और उसकी बीमार माँ के लिए दुख होता है। उसके मंगेतर राहुल ने भी उसकी कोई मदद नहीं की।" उस पहले वाले आदमी ने धीरे से कहा, सही कह रही हो। मयूरी समझौता करना नहीं जानती, वरना इस चेहरे के साथ वो आज ए लिस्ट स्टार होती। सुना है दिल्ली फिल्म अकादमी में पढ़ाई के दौरान मेहता एंटरटेनमेंट के सीईओ ने उसका हाथ छुआ था, तो मयूरी ने उसे थप्पड़ मार दिया। तब से पूरी इंडस्ट्री में उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये सब सुनकर बाहर दीवार का सहारा लेकर खड़ी मयूरी ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। उसे उस थप्पड़ का कोई पछतावा नहीं था। लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री गंदी है, लेकिन वो जानती थी कि गंदगी सिर्फ उन लोगों के दिलों में है जो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो अपने स्वाभिमान से कभी भी हरजादा नहीं करेगी। इसके बाद वॉशरूम में ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद मयूरी की हालात स्थिर नहीं थी। जैसे वो बाहर निकली, उसकी टक्कर एक ऐसे आदमी से हुई जिससे वाइन की भीषण दुर्गंध आ रही थी। उस आदमी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मयूरी ने जैसे ही नजर उठाई, उसके होश उड़ गए। सामने मेहता एंटरटेनमेंट कंपनी का वही सीईओ खड़ा था जिसको उसने थप्पड़ मारा था। दुनिया सच में बहुत छोटी है। मयूरी को देखते ही उस आदमी की आंखों में एक वहशी चमक आ गई। बिना मेकअप के भी मयूरी उन सभी हीरोइनों से कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी जिसे वो जानता था। उस सीईओ के नशे ने धुत होकर उसने बेशर्मी से कहा, ओह, तो तुम हो मयूरी। पिछले 2 साल कैसे बीते? क्या अब तुम मेहता एंटरटेनमेंट कंपनी में वापस आना चाहोगे? तुम्हारा हमेशा स्वागत है मयूरी। उसे अपनी ताकत पर घमंड था, क्योंकि उसकी कंपनी और राहुल की कंपनी इंडिया की पूरी इंडस्ट्री को चलाती थी। मयूरी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आपके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं। और यह कहकर वो आगे बढ़ने लगी। उस आदमी के अहंकार को चोट पहुंची। वो भागकर मयूरी के पास पहुंचा और उसकी कमर में हाथ डालने की कोशिश करके बोला, मुश्किल रास्ता मत चुनो मयूरी। बस हाँ कह दो, तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगा। मयूरी पहले से सतर्क थी। जैसे उसने छूने की कोशिश की, मयूरी फुर्ती से पीछे हटी और बीच का रास्ता बनाने लगी। उस दरिंदे का स्पर्श उसे काट खाने को दौड़ रहा था। अपनी हार और मयूरी की नफरत देखकर सीओ आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बेशर्म लड़की, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और मयूरी को पकड़ने के लिए आगे पीछे भागा। मयूरी को गहरा सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहता एंटरटेनमेंट का रसूखदार सीईओ सरेआम एक शिकारी की तरह उसका पीछा करेगा। किस्मत का खेल देखिए, एक ही दिन में उसका सामना दो दरिंदे, राहुल और इस सीईओ से हो गया था।
उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की लॉबी की तरफ दौड़ी। इस बार ये शहर के अन्य शोर शराबों वाले क्लब से अलग था। यहाँ कोई कान फाड़ने वाला संगीत नहीं था, बल्कि एक शांत और रईस माहौल, जहाँ ऊंचे पर्दों पर बैठे लोग अपना तनाव दूर करने आते थे। मयूरी की नजर पागलों की तरह किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रही थी जो उसे उस मुसीबत से बचा सके। ठीक उसी समय लॉबी के भारी दरवाजे खुले। बार मैनेजर और कर्मचारी झुककर किसी का स्वागत कर रहे थे। बीच में एक व्यक्ति खड़ा था जिसने काले रंग का बेहद महंगा सूट पहना था। उसके इर्द गिर्द ताकतवर लोगों का एक घेरा बन गया था। वाइन के नशे में धुंधली आंखों के कारण मयूरी का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति की लंबी टांगे और सलीके से प्रेस की हुई पैंट को देखकर समझ आ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं। उसकी मौजूदगी में एक ऐसा प्रभावशाली आभा था जो सबको झुकने पर मजबूर कर रहा था। मयूरी जरा भी नहीं हिचकिचाई। वो लड़खड़ाते हुए उस अजनबी की तरफ बढ़ी और बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाहें उसकी गर्दन की तरफ चारों तरफ लपेट दी। उसने एक बनावटी लेकिन प्यारी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मेरी जान, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन मयूरी के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने सीधे मदद मांगी तो मेहता के सीईओ के डर के आगे कोई नहीं आएगा। इसलिए उसने खुद को इस अजनबी की खास दिखाने का जोखिम उठा लिया। मयूरी ने नम आंखों से उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा और देखते ही रह गई। यह आदमी असाधारण रूप से अहंसम था। तराशी हुई ठुड्डी, तीखी नाक और तलवार जैसी नुकीली बोहें, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आंखों ने मयूरी को चौंकाया। वे गहरी काली आंखें किसी रहस्यमय झील की तरह शांत और खतरनाक थी। मयूरी को ऐसा लगा जैसे उसने ये आंखें पहले कहीं देखी थी, धुंधली यादों के किसी कोने में। तभी पीछे से भागता हुआ मेहता का सीईओ जैसे ही वहां पहुंचा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मयूरी को खींचना चाहा, लेकिन जैसे उसकी नजर उस अजनबी के साथ मौजूद लोगों पर पड़ी, उसके हाथ पांव फूल गए। दिल्ली के सबसे बड़े दिग्गज वहां पर खड़े थे। खासकर जब उसने उस अजनबी के बगल में अभिराज को देखा तो उसे अपनी मौत सामने नजर आई। अभिराज, जिसके दादा सेंट्रल गवर्नमेंट में थे और पिता दिल्ली के मेयर। खुद अभिराज एक निडर और खतरनाक युवक के रूप में मशहूर था। मेहता एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ ने तुरंत अपनी आस्तीन में पसीना पहुंचा और झुककर माफी मांगकर पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि उसने गलत शिकार पर हाथ डाल दिया है। जैसे वो मुड़ा, एक धीमी और गंभीर आवाज गूंजी, यंग मास्टर सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ के सेक्रेटरी चेतन की आवाज थी। उसने अपने बॉस की गर्दन से लिपटी उस अनजान लड़की की तरफ इशारा किया, जैसे वो उसे वहां से दूर हटाकर फेंकने का आदेश मांग रहा हो। लेकिन सिद्धार्थ ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। सिद्धार्थ ने उस लड़की को गौर से देखा। यह वही लड़की थी, वही मयूरी, जिसने 3 साल पहले दिल्ली की उस बर्फीली रात में उसकी जान बचाई थी। उसे याद आया कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे झाड़ियों में छिपाया था। सिद्धार्थ ने गहरी मनमोहक आवाज में पूछा, मिस, क्या आपने मुझे पहचानने में कोई गलती कर दी। वो समझ गया कि मयूरी उसे सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसे ताज्जुब हुआ कि लड़की 3 साल पहले इतनी बहादुर थी और आज उसकी हालात इतनी नाजुक कैसे हो गई थी। मयूरी को वाइन का नशा अब पूरी तरह चढ़ चुका था। उसे सिद्धार्थ की आवाज में एक व्यंग महसूस हुआ। उसने एक नखरीली मुस्कान बिखेरी और अपने बालों की लट को पीछे करके बोली, अरे बाबा, बस नाटक करने के लिए तुम्हें उधार लिया था। इतना भाव क्यों खा रहे हो। मुझे पता है, समझ गई। ये लो, ये तुम्हारी टिप है। अब क्या करेगा सिद्धार्थ। आखिर यह है कौन सिद्धार्थ। क्या है इस कहानी का असली ट्विस्ट, ये तो हमें पूरी सुनकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी से इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पर एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है।